हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 8 के मोस्ट इंपॉर्टेंट और टीचर्स के लिए मोस्ट और फेवरेबल टॉपिक बलबन। और इस बलबन के टॉपिक के अंदर जो है आपको क्या समझना होता है और किस जगह से सवाल अधिकतर एग्जाम में आते हैं, उस चीज़ को मैं आपको समझाने वाला हूं, जो कि एक प्रश्न के रूप में यहाँ आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, बलबन का राजत्व सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से इसमें डील करने वाले हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बलबन जो है दोस्त एक गुलाम था जो कि इल्बारी तुर्क परिवार में जन्म लिया था, जो कि आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक पॉइंट बनाना है और उसमें पॉइंट वाइज आपको लिखना है, जिस तरीका से मैंने इस वीडियो में इस पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में आप लिखेंगे कि बलबन एक इल्बारी तुर्क था। ठीक है, और जो है ये भी एक गुलाम था जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश। थोड़ा सा प्रीवियस चीज़ों को समझते हैं कि आप जो है अभी दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, और जिसमें जो है 5 वंश थे और उसमें सबसे पहला वंश जो गुलाम वंश है उसके अंतर्गत जो है आप चीज़ों को पढ़ रहे थे। अब इसके अंतर्गत कई सारे शासक होते हैं, लेकिन आपको 3 शासक के बारे में मोस्टली आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑनर्स के अंदर। ठीक है, जिसमें जो है दोस्तों सबसे पहला नाम आता है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का, दूसरा नाम आता है इल्तुतमिश का, और तीसरा नाम आता है दोस्तों बलबन का। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपको समझाने थे वे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बचता है बलबन। ठीक है, तो अब हम लोग बलबन के बारे में समझेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक दास था किसका, मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो खुद ही जो है एक दास था और इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और ठीक इसके बाद जो इसने अपने एक दास बनाया था जिसका नाम था इल्तुतमिश, यानी इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। अब जो है इल्तुतमिश भी एक गुलाम जो है खरीदता है या फिर एक दास खरीदता है जिसका नाम है बलबन, यानी बलबन जो है एक गुलाम था जिसको किसने खरीदा था, इल्तुतमिश ने खरीदा था। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश ने खरीदा था। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप कर सकते हैं। अब जो बलबन है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको इल्तुतमिश ने खरीदा था, वो भी एक गुलाम था, इल्बारी तुर्क था। तो वो जो है जातीय श्रेष्ठता पर बल देता था, जात पात ये सब सारी चीज़ों पर बल देता था। जो उच्च जाति के लोग हैं इसको वैल्यू देता था, उच्च जाति के लोगों को अपने पास रखता था या फिर बड़े बड़े पदों पर जो है क्या करता था, निर्वाचित करता था। ठीक है, और अपने आप को भी ये उच्च बनाने के लिए, सर्वोच्च बनाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए अपने आप को अफरासियाब, ठीक है, अफरासियाब एक शासक है, तुरानी शासक है। ठीक है, तो अफरासियाब का वंशज बताता था कि हम जो है इसके वंशज हैं और हम उच्च कुल के हैं। ठीक है, हमें निम्न कुल से लेना देना नहीं है, और ये निम्न कुल को तुच्छ समझता था। ये चीज़ें थी बलबन के बारे में। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें मोस्टली आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने पॉइंट वाइज जो है इसमें बताने की कोशिश की है। आप अपने एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है तो जरूर इन पॉइंट्स को दर्शाएंगे कि बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक रहा। बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जो कि एक अच्छे तरीके से अपने राज्य को चलाने के लिए राजत्व सिद्धांत देता है। मतलब कि राज्य को चलाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसी हैं, मतलब कौन कौन सी किंगडमशिप होनी चाहिए एक राजा के अंदर कि वो अपने राज्य को चला सके, इसके लिए वो एक सुनियोजित तरीके से राजत्व का सिद्धांत जो है प्रस्तुत करता है। मतलब एक ढंग से, एक प्रॉपर वे में, एक अच्छे तरीके से, एक नियम, एक कानून के साथ अपना राज्य को कैसे चलाना है, इस तरीके को यदि किसी ने, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के शासक में सबसे पहला ऐसा अगर कोई शासक रहा जो कि इस तरीके से बुद्धि और विवेक के बल पर, कूटनीति और अपने सहजता के बल पर अगर आप इस तरीके से व्यवस्था को चलाने का कोशिश किया, तो वो था दोस्तों बलबन। ठीक है, तो अगला आप पॉइंट इसमें एक चीज और देखेंगे कि अगर ये सारी जानकारी, बलबन के राजत्व सिद्धांत की जानकारी यदि मिलती है तो कहां से मिलती है कि इस राजा ने इस प्रकार से ये चीजों को अपनाया था। तो वो जो चीजें हैं दोस्तों, इसका वर्णन हमें मिलता है जियाउद्दीन बर्नी के एक किताब तारीख ए फिरोज शाही से। ये पॉइंट आप एकदम नोट डाउन कर लें, 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत बार ये सवाल आता है कि तारीख ए फिरोज शाही किसका लेखन है, या जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई ऐसी पुस्तक जिससे बलबन के राजत्व सिद्धांत के बारे में पता चलता है, उस पुस्तक का नाम क्या है, तो तारीख ए फिरोज शाही। इसी को अलग अलग तरीके से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट और मैंने आपको समझाते हुए बताया है कि ईरान में जो है दोस्तों एक सासानी वंश चलता था। ठीक है, तो सासानी वंश के माध्यम से ही ये अपने आप को समझा पाया या अपने आप को प्रेरणा, मतलब एक प्रकार से लिया उससे कि जो है हम
अपना राजत्व सिद्धांत जो चलाएंगे तो ये किसके आधार पर होना चाहिए, मतलब कहीं से तो सीखना चाहिए ना, कहीं से ये लेगा उसको तब तो इस चीज़ को प्रॉपर वे में क्या कर सकता है, लागू कर सकता है। तो ये चीज़ें जो वो कहीं से सीखा था, तो वो सीखा था दोस्तों ईरान के सासानी वंश से। ठीक है, तो ईरानी सासानी वंश से जो है इसने राजत्व सिद्धांत का प्रेरणा लिया था। किसने लिया था? बलबन ने लिया था। अब चलिए दोस्तों समझते हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत। ये जो चीज़ें थी जो एक इंट्रो के रूप में, एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में आपने समझने की कोशिश की। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों बलबन का राजत्व सिद्धांत, मतलब राज्य चलाने के लिए वो कौन कौन से पॉलिसी, कौन कौन से नीति नियम को जो है अपनाता था और किस किस प्रकार का विचार रखता था, जिसके तहत जो है अपने राज्य को वो अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मजबूत कर सका और कैसे जो है अपना विस्तार कर सका, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान जो है बन सका, सक्सेसफुल शासक बन सका, या एक शासक को जो है किस किस तरीके से अपने राज्य को चलाने की विधि विधान अपनानी चाहिए उसको कैसे समझाया, उसी को बलबन का राजत्व तो सिद्धांत में रखा गया है। और इसके मुख्यतः 3 सिद्धांत थे, लेकिन इसको और भी ज़्यादा और भी अच्छे तरीके से पेपर में नंबर पाने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स बताने होते, इसलिए मैंने इसमें 8-10 पॉइंट आपको बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा दोस्तों, राजत्व एक दैवीय संस्था। यानी ये अपने आप को मानता था कि राजत्व यानी कोई राजा जो है वो उसके ऊपर, मैंने किसी सुल्तान के ऊपर, क्योंकि दिल्ली का जो राजा होता था, दिल्ली सल्तनत का जो राजा होता था उसको सुल्तान कहते थे। तो सुल्तान जो है एक दैवीय रूप है, मतलब देवी का एक रूप है, भगवान का एक रूप है, अल्लाह का एक रूप है। अल्लाह का प्रतिनिधि के रूप में जो है सुल्तान कार्य करता है, जिसे लोगों की भलाई करने के लिए चुना गया है, ऐसा विचार ये रखता था। और इसलिए इसका कहना था कि राजत्व जो है, राज्य चलाना एक देवीय संस्था है, और उसका मानना था कि ईश्वर जो है अपना प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान को चुनता है। ठीक है, यानी खुद ही अपना बड़ाई कर रहा है, और इसी कारण जो है वो अल्लाह का प्रतिनिधि खुद को कहता था। मतलब सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि के रूप में आया है, और जिसे ही नियाबते खुदाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वर्ड आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नियाबते खुदाई, इसका मतलब होता है अल्लाह का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। और इस वर्ड का जो है शुरुआत किसने किया था? बलबन ने किया था, जो कि खुद को ये कहता था। और आने वाले सुल्तानों को भी यही संज्ञा दी जाए, ऐसा वो मानता था कि हम जो है अल्लाह के द्वारा चुने जाते हैं, अल्लाह ने हमें चुना है, और हम जो है अल्लाह के एक रूप हैं, अल्लाह के एक प्रतिबिंब हैं, उसका एक परछाई हैं, और हमें जो है देवताओं के जैसा ही समझा जाए, हम देवताओं के अंश हैं। और अपने आप को ये पैगंबर के बाद जो है दूसरा स्थान रखता था। मतलब सुल्तान जो है मोहम्मद पैगंबर के बाद दूसरा स्थान पर आता था, ऐसा इसका मानना है। ठीक है, इसका राजत्व सिद्धांत ऐसा था। दूसरा है दोस्तों वंशावली के महत्व पर बल देना। तो सबसे पहले देवीय संस्था समझता था राजत्व को, दूसरा ये वंशावली के बल पर महत्व देता था। कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे लिखिएगा कि बलबन जो है राजत्व के सिद्धांत को मतलब राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत एक इसका एक और भी कह सकते हैं कि एक विशेषता थी कि अपने राजत्व में वंशावली पर ये महत्व देता था, उस पर बल देता था। और वंशावली के आधार पर उच्च कुल का बताया जाता था। ये खुद को क्या बताता था? उच्च कुल, सर्वोच्च कुल का बताता था। और उसने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए एक काम भी किया था, और वो काम क्या किया था? वो अफरासियाब का वंशज अपने आप को मानता था। और ये चीज़ें कहाँ हैं? ये चीज़ें हैं, फिरदौसी एक लेखक हैं। ठीक है, और फिरदौसी के एक पुस्तक शाहनामा में ये चीज़ें वर्णित की गई हैं। ये खुद को अपना एक वंश समझता था, वंशज समझता था अफरासियाब का। ठीक है, कुल मिलाकर यदि हम कहें तो ये निम्न वर्ग को, लोगों को, निम्न वंश के लोगों को पसंद नहीं करता था, और उच्च कुल के लोगों को क्या करता था? सर्वोच्च या फिर सर्वश्रेष्ठ मानता था। यही इसमें है। ठीक है, और जो है दोस्तों अगला पॉइंट आप बनाएंगे तानाशाही और निरंकुशता। इसका कहना था कि राजा का जो है जो छाप होता है वो निरंकुशता होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो हमेशा एक बात पर बल देता था कि एक राजा, एक सुल्तान निरंकुशता का प्रतीक होता है। मतलब कि निरंकुशता मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर कोई अंकुश या फिर कोई दबाव या कोई प्रेशर या किसी प्रकार से रोक टोक ना लगा सके। तो वो अपने आप को यही कहता था कि एक सुल्तान के अंदर ऐसा गुण होना चाहिए कि यदि एक सुल्तान कोई निर्णय लेता है तो उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, और जो है सुल्तान के ऊपर किसी भी प्रकार से किसी का भी कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं होगा। और सुल्तान जो है कठोरता के साथ और निष्पक्ष न्याय पर जो है क्या करेगा? बल देगा। ऐसा चीज़ें वो यहाँ कहता है। मतलब तानाशाही की हम जो कहेंगे वो होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और कहा है कि हम निष्पक्ष न्याय करेंगे। यानी कहने का मतलब है किसी का पक्षपात, किसी का साथ नहीं देंगे। जो सही है सही है, गलत है तो गलत है।
ठीक है, इस तरीका से वो चीज़ों को समझता था। अगला पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों, प्रशासन में उच्च वंश को महत्व देना। ये क्या करता था, प्रशासन में उच्च वंश के लोगों को महत्व देता था। इसका कहना भी यही था। क्या करता था, क्या कहता था वो समझिए। जब भी मैं कभी एक तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। मतलब ये निम्न वर्ग के लोगों को देखना पसंद नहीं करता था। तो सोचो कि ऊंचे ऊंचे पद पर निम्न वर्ग के लोगों को कैसे पदस्थापित कर सकता है, कैसे निर्वाचित कर सकता है। तो यही कारण था कि अपने दरबार में ये उच्च कुल के लोगों को क्या करता था, ऊंचे ऊंचे पद दे रखा था। ठीक है, अगला आप यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे, राजत्व को जनसाधारण से दूर रखना। मतलब राज्य चलाने के जो तरीके हैं, जो विधि है, नियम है, वो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए, ये चीज़ इसमें लिखना है। ठीक है, मतलब जनसाधारण से, जो सिंपल लोग हैं या फिर जो आम आदमी हैं, उससे क्या करना है, अपने राजत्व के जो नियम है, जो सिद्धांत, उससे क्या करना है, दूर रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि उसके निकट, यानी कि लोगों के निकट राजत्व का सिद्धांत चला गया, राज्य कैसे चलाते हैं, किन किन विशेषताओं के आधार पर हमारा राज्य चलाने की नीति है, वे चीज़ें यदि लोगों को पता चल गई तो हो सकता है आने वाले दिन में लोगों के बीच एक लालच उत्पन्न हो जाएगा और उस लालच के कारण वो भी चाहेंगे कि हम भी राजा का पद क्या करें, ग्रहण करें। यानी अपना पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपना पद जो है ये छीना ना जाए, इससे लोग इसका विरोध प्रदर्शन ना करें, जिसके लिए ये ऐसे चीज़ों को कहता था कि हम जो है राजत्व जो है जनसाधारण में नहीं ले जा सकते हैं, उनके निकट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगला आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, फारसी परंपराओं को मान्यता देना। ये जो है ईरानी था, ईरान बोलो या फारसी बोलो सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो फारसी परंपराओं को ये क्या करता था, मान्यता देता था। और फारसी परंपराओं की मान्यता के आधार पर यहाँ पे 2-3 चीज़ों को आपको यहाँ पे जरूर से जरूर दिखाना अपने आंसर में, कि अपने राज दरबार में इन परंपराओं का प्रचलन भी किया, जिसमें जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सबसे पहला सिजदा। सिजदा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें यदि कोई राजा या सुल्तान के पास मिलने आता था उसके दरबार में, तो उसको जो है घुटने पर बैठना होता था और मतलब घुटने के बल बैठकर सिर को झुकाना होता था। यही जो थी सिजदा परंपरा थी, जो फारस से लाई गई थी, और उस परंपरा को इसने बलबन ने चलाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, और अगला परंपरा जो फारस की परंपरा थी या फारसी परंपरा थी दोस्तों, फारस नहीं फारसी परंपरा थी, सॉरी, तो पैबोस। ये पैबोस का मतलब था कि सुल्तान का चरण चूमना। यानी जब कोई दरबार पर सुल्तान से मिलने आएगा तो घुटने के बल टेक कर अपना सिर झुकाएगा, वो थी सिजदा, और उसके चरण को चूमेगा, चरण को स्पर्श करेगा अपने चूम कर, तो उसे कहते थे पैबोस। तो इस तरीका से वो चाहता था कि मेरा एक नाम, एक छाप लोगों के बीच, एक डर का एक परिचय बने, जिससे लोग हमारा सम्मान करें, हमसे डरे, हमारा पद हमसे ना छीने, सुल्तान का पद बरकरार रहे, इसलिए वो ऐसे चीज़ों को अपनाया था। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देंगे कि अपने पौत्रों का नाम भी ये उसी प्रकार से रखता था जिस प्रकार से फारसी राजा अपने पुत्र का नाम रखते थे। तो जिसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कैखुसरो, कैकुबाद। ये नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि फारसी राजा के जैसा ही अपने पुत्र, अपने पौत्रों का नाम भी इसने रखा था। और इस प्रकार से फारसी परंपराओं को क्या करता था, अत्यंत महत्व देता था और उसको अपनाता भी था और अपनाया भी, और अपने शासन में प्रचलन में भी लाया। ठीक है, अगला आप लिखेंगे, प्रतिष्ठा दिखावे के लिए भय और आतंक का प्रदर्शन। तो ये अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने नाम और अपने छाप को बढ़ाने के लिए आतंक और भय को भी क्या करता है, अपनाता है। मतलब इसको डर था कि आने वाले दिन में यदि हमारा सुल्तान का जो पद है वो छिन ना जाए, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत बार देखा है कि जो वंश आगे बढ़ रहे थे उसमें अमीर जो थे दोस्तों, कौन थे, अमीर, यानी जो अमीर था उसका जो है क्या चलता था, एक प्रकार से कह सकते हैं उसी का बोलबाला चलता था। और वो अमीर क्या चाहते थे, इनसे लड़ते थे, तो ये चाहता था कि हम कुछ ऐसा कर दें कि ये अमीर की भी हिम्मत ना हो, अमीरों की भी हिम्मत ना हो कि वो हमसे टकरा सकें। और इसीलिए वो क्या करता था, अपना पद को सुनिश्चित करने के लिए भय और आतंक को क्या करना चालू किया, बढ़ाना चालू किया। और यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट बस ये लिख देना कि आम जनता के मन में, मैन नहीं दोस्तों, मन में डर बैठाने के लिए, क्या बैठाने के लिए, डर। ठीक है, डर बैठाने के लिए इसने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों को कोड़ों से मरवाया, बहुत सारे लोगों को कठिन कठिन सजा दिया। इस तरीके से बहुत सारे क्रूरतापूर्वक काम किया ताकि लोग डरे इनसे। ठीक है,
इसके बाद कुछ पॉइंट और भी बना सकते हैं आप, जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रदर्शन। अपना व्यक्तित्व को ये अच्छा दिखाने का भी कोशिश किया, प्रभावशाली दिखाने का भी कोशिश किया, ताकि लोगों के बीच में ये समझ में आए कि एक अच्छा व्यक्ति है और अच्छा शासक भी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो क्रूर ही था, वो बहुत अच्छा शासक भी था। धर्म को राजत्व से दूर रखना, वो चाहता था कि हमारा राज्य जो चलेगा उसको यदि अच्छे ढंग से चलाना है, अच्छे प्रॉपर तरीके से चलाना है, तो क्या करना होगा, हमें इस राज्य को चलाने के लिए राजत्व का जो सिद्धांत उसको धर्म से दूर रखना, मतलब कोई धर्म इससे संपर्क में ना आए। अगर धर्म आ जाता है तो हमारा राज्य जो है सही तरीके से नहीं चल पाएगा, ये वो समझता था। अगला है जनहित और निष्पक्ष न्याय का महत्व। वो लोगों की भलाई के लिए भी काम करना चाहता था, मतलब वो समझता था एक राजा, एक सुल्तान तब तक जो है अपने पद को बचाए रख सकता है जब वो लोगों के लिए भलाई का काम करेगा और निष्पक्ष न्याय देगा, मतलब जो सही है उसको सही न्याय देगा, किसी के लिए पक्षपात नहीं करेगा, किसी का एक साइड नहीं लेगा, तो वही राजा कहला सकता है और इस प्रकार से अपना पद को संभाल सकता है। तो इस तरीका से वो अपने पद को संभालने के लिए भी ये कार्य को किया और अपने राजत्व के सिद्धांत में इसको भी ऐड किया। इसके बाद राजा के कर्तव्य का पालन पर बल, ये एक चीज़ और समझता था, ये कि हमारा जो कर्तव्य है राजा होने के नाते वो सारे कर्तव्य पर मैं बल दूंगा और आने वाले समय में एक अच्छे शासक के रूप में जो है ये भी उभरा और वे सारी चीज़ें इसने की। तो इसको और 2-4 पॉइंट्स आप इसमें मतलब लाइन जो है आप जोड़ लेंगे इन पॉइंट्सों में, ठीक है, क्योंकि वीडियोस लंबे हो जाते हैं इसलिए मैंने इस पॉइंट्स को बस थोड़ा सा डील कर दिया है। तो अगला आप यहाँ पे मूल्यांकन लिखेंगे, यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होने के कगार पर है। तो हमारा जो मूल्यांकन है कुछ इस प्रकार से होगा कि वास्तव में बलबन राजत्व जो था, बलबन का राजत्व सिद्धांत जो था वो एक नया उत्साह दिया। ठीक है, बलबन ने अपने राजत्व को एक नया उत्साह दिया। उसने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए दिल्ली सल्तनत का एक व्यवस्थित रूप देने में अपना सहयोग प्रदान किया और हकीकत में यदि कहा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश ने उसको एक अच्छा रूप, एक अच्छा ढंग देने का कोशिश किया था। और जो है दोस्तों इसी को और व्यवस्थित तरीके से यदि किसी ने अच्छा तरीका से कार्य करने का काम किया, एक व्यवस्थित रूप से प्रतिष्ठापित करने का काम किया, तो वो था बलबन। ठीक है, तो बलबन भी कम नहीं था। बलबन ने भी अपने राजत्व के सिद्धांत के बल पर दिल्ली को एक सही और व्यवस्थित रूप दिया, अच्छा तरीका से इसको प्रतिष्ठापित किया, इसको एक नाम दिया और इस प्रकार से बलबन का राजत्व सिद्धांत शांति स्थापित करने में भी अपने आप को बढ़ावा देता है। और इस तरीका से इसका मूल कर्तव्य यही था कि वह जो है राजत्व के बल पर, राजत्व के सिद्धांत के बल पर अपनी और अपने लोगों की भलाई के लिए, अपने पद को बचाए रखने के लिए कार्य करे, और यही था बलबन का राजत्व सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को यदि आप अच्छे ढंग से समझ पाए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ यदि अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि निरंतर जो है हमारे चैनल पर अब ऐसे वीडियोज़ आते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।